नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लोग की सीरीज़ चल रही थी करेंट अफेयर्स की प्याज का छिलका सीरीज़, यानी कि इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी क्वेश्चन उससे संबंधित आए, उस टॉपिक से आए तो उसमें से छूटना नहीं चाहिए। A to Z उसके बारे में जानना, किसी भी क्वेश्चन का बखिया उधेड़ना, यानी कि एकदम उसका तहस नहस कर देना ऐसी तैसी क्वेश्चन के। ठीक है, तो उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो उसे सॉल्व करना हम लोग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कोर कर सकें। तो इसलिए आप लोग इसे देखिए, आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है, क्लास पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, डिस्कशन कैसा लगा आप लोगों को, या कहीं और भी ऐसा तो नहीं कहीं और भी मतलब किसी और भी क्षेत्र में डिस्कशन और ज़्यादा करना है, कहीं कुछ छूट रहा है, प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुँचाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे फिक्की लेडीज FLO, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उज्ज्वला सिंघानिया को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? उज्ज्वला सिंघानिया ए। ठीक, अब देखते हैं FLO यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। कब की गई? 1983 में। 1983 में फिक्की के एक विभाग के रूप में, फिक्की के एक विभाग के रूप में की गई। ठीक है, फिक्की के एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। ठीक है, जो उज्ज्वला सिंघानिया हैं, इसके किस नंबर के अध्यक्ष हैं? तो वो हैं 38वें नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, 38वें नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक, क्या नाम उनका? उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक, उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक है, जो कि 38वें नंबर की है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? ये उसका उद्देश्य क्या है? लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? महिलाओं की आर्थिक महिलाओं की आर्थिक महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के साथ साथ उनके बढ़े हुए स्वामित्व और उनके बढ़े हुए स्वामित्व और उत्पादक संपत्तियों के नियंत्रण से भारत के विकास में तेजी आएगी। क्या आएगी? भारत के विकास में तेजी आएगी, और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें फिक्की आया था, तो फिक्की के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या? फिक्की यानी कि FICCI। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई कब? 1927 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ? फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो फिक्की का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? नई दिल्ली में। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो 2016 में थे कौन? पंकज पटेल, ठीक है। उसके बाद 2018 में कौन बना? 18 में संगीता रेड्डी। और फिर से 2021 में फिक्की के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो 2021 में फिक्की का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो उदय शंकर। किसको नियुक्त किया गया? उदय शंकर को नियुक्त किया गया 2021 में फिक्की का अध्यक्ष। यह क्या? फिक्की क्या? यह भारत का एक व्यापारिक संगठन, यह भारत का एक व्यापारिक संगठनों का संघ है। यह भारत का एक व्यापारिक संगठनों का संघ है। कौन? फिक्की, ठीक है। अब देखते हैं इसका कौन सा अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वला सिंघानिया, ठीक है। कौन हो जाएगा? उज्ज्वला सिंघानिया। देखिए अब इसमें ऑप्शन दिया है क्या? बीबी नागरत्ना, तीसरा ऑप्शन है रेखा शर्मा, चौथा है फातिमा बीबी। तो सबसे पहले देखते हैं बी के बारे में। किसमें? यानी बीबी नागरत्ना, ये कौन है? ठीक है, बीबी नागरत्ना, ठीक। तो यह हो गई बीबी नागरत्ना, बीबी नागरत्ना, जो कि यह क्या वर्तमान में कर्नाटक हाई कोर्ट की जज है। वर्तमान में कर्नाटक हाई कोर्ट की जज है। कौन? बीबी नागरत्ना। और ये किसकी पुत्री हैं? बीबी नागरत्ना किसकी पुत्री हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश E.S. वेंकट रमैया की पुत्री है। E.S. वेंकट रमैया की पुत्री है। कौन? बीबी नागरत्ना, जो कि क्या है? जो कि यह मतलब भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। कब? इतिहास में पहली बार, यानी कि 2027 में। याद रखिएगा आप लोग कि यह भारत की पहली महिला क्या बनेंगी? मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, ठीक है। कब बनेंगी? चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कब बनेंगी? 2027 में यह भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। यानी अब तक कोई भी महिला क्या था? मुख्य न्यायाधीश नहीं था। इसलिए इनको ये 2027 में इनका आएगा, मतलब कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार 2027 में इनका नंबर आएगा, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार। तो यह 2027 में बनेंगी, जो कि क्या होंगी? भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक महिला
जज है, ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक महिला जज है, ठीक, जो कि क्या है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। क्या नाम उनका, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ये भी कब रिटायर हो जाएंगी, 2022 में रिटायर हो जाएंगी, ठीक है, 2022 में रिटायर हो जाएंगी, जो कि केवल मात्र इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक महिला है जिनका नाम है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ठीक। और अब तक सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 महिलाएं नियुक्त हुई हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 महिला, केवल 8 महिला न्यायाधीश रही हैं, केवल 8 महिला न्यायाधीश रही हैं, ठीक है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली, यानी कि जब कहा जाए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है, तो उनका नाम है न्यायाधीश फातिमा बीबी, न्यायाधीश फातिमा बीबी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या होगा, इनका पूरा नाम क्या होगा, पूरा नाम, न्यायाधीश फातिमा बीबी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इनका पूरा नाम होगा मीरा साहिबा फातिमा बीबी, मीरा साहिबा फातिमा बीबी इनका पूरा नाम होगा, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, फातिमा बीबी का कहाँ पर जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था केरल राज्य में, कहाँ पे, पथानामथिट्टा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, केरल राज्य में। और उसके बाद जब ये रिटायर हो गई तो 1993 में, कब, यानी कि 1993 में यह क्या बनी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनी, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी। और तमिलनाडु की, यह क्या है, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है, ठीक है। और इनके बाद सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सेकंड कौन थी, सेकंड का नाम है न्यायाधीश सुजाता वसंत मनोहर, ठीक है। दूसरी कौन है, न्यायाधीश सुजाता वसंत मनोहर, ठीक है, यह दूसरी है। यानी कौन हो गया, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं, ठीक है, जो कि इनका कार्यकाल कब से था, पहली भारतीय महिला फातिमा बीबी का कार्यकाल कब से था, तो फातिमा बीबी का जो है कार्यकाल, फातिमा बीबी का कार्यकाल कब से था, तो 1989 से लेके 1992 तक, ठीक है। और 1993 में जब ये 1992 में जब रिटायर हुए तो 1993 में क्या बन गए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन गए। ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है फातिमा बीबी। और दूसरी महिला कौन बनी, तो दूसरी महिला सुजाता वसंत मनोहर बनी, ठीक है। और जो कि आने वाले भविष्य में 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, तो वो होगी बीबी नागरत्ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में, किसी भी राज्य में, भारत में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है, तो वह है न्यायाधीश लीला सेठ, न्यायाधीश लीला सेठ है, ठीक है। कौन है, न्यायाधीश लीला सेठ है, न्यायाधीश लीला सेठ है। कौन है न्यायाधीश लीला सेठ, कौन है, क्या भारत में हाई कोर्ट की,
ठीक है, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और किस हाई कोर्ट में यह बनी थी? तो यह बनी थी किस में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी भारत में पहली बार किसी भी हाई कोर्ट में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी, यानी मुख्य न्यायाधीश बनी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। ठीक है, कौन? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, क्या? मुख्य न्यायाधीश बनी। कौन है? उनका क्या नाम है? न्यायाधीश लीला सेठ। ठीक है, और दिल्ली न्यायालय में, दिल्ली के उच्च न्यायालय में भी, कहाँ? दिल्ली के हाई कोर्ट में भी क्या? मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बनने वाली कौन है? चीफ जस्टिस बनने वाली कौन है? तो यही है लीला सेठ। ठीक है, कौन है? लीला सेठ। यानी दिल्ली के उच्च न्यायालय में भी पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? लीला सेठ बनी। ठीक है, अब देश की पहली महिला, ये क्या है? लीला सेठ। लीला सेठ जो है, लीला सेठ, यह देश की पहली महिला लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, लीला सेठ जो है ना, यह देश की पहली महिला हैं जो कि लंदन बार परीक्षा में, कहाँ? लंदन बार परीक्षा में पहले स्थान पे आई है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा नाम था? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। ठीक है, कौन है? रेखा शर्मा। ठीक, रेखा शर्मा यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है? यह अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, जो कि क्यों चर्चा में है? रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा के कार्यकाल को क्या किया गया है? इनके कार्यकाल को 3 वर्ष का सेवा विस्तार किया गया। यानी कि क्या किया गया? इनका कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा था, अगस्त 2021 में, लेकिन क्या किया गया? इनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी और ये प्रभावी कब से होगा? तो यह प्रभावी हो गया है अगस्त 2021 से ही। ठीक है, यह प्रभावी हो गया। और यह नियुक्त कब हुई थी अपने पद पर? तो यह नियुक्त हुई थी अगस्त 2018 में। ठीक है, अगस्त 2018 में यह नियुक्त हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, किसको? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्त हुई थी। ठीक, जो कि अगस्त 2021 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन इनके कार्यकाल का 3 वर्षों के लिए क्या किया गया? सेवा विस्तार किया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ठीक है, अब क्या है कि भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, क्या है कि ये भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित एक अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को, कब इसका गठन हुआ था? 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय, क्या है?
एक सांविधिक निकाय, यानी कि संविधान के द्वारा गठन हुआ, भारतीय संविधान के द्वारा, संसद द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, अब यह कार्य क्या करता है, तो यह जो कार्य करता है यह शिकायत या स्वतः, या तो कोई इसमें जाके शिकायत करे इस आयोग में, या फिर स्वतः जब इसके संज्ञान में आता है, स्वतः संज्ञान के आधार पर, स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के, स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। ठीक है, यह क्या है, क्या चीज़ है, यानी कि शिकायत पर, या तो कोई आके इसमें शिकायत करे कि इस महिला को इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको इतना तकलीफ है, इस महिला का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, या फिर इसके स्वतः संज्ञान में जाए, क्या स्वतः संज्ञान में जाए, इसके आधार पर ये महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। ठीक है, या तो कोई महिला को मान लीजिए पेंशन नहीं मिला, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिला, तो क्या होती, यह संज्ञान में लेती है राष्ट्रीय महिला आयोग। अगर इसके संज्ञान में आ गया तो इसके तरफ से यह क्या करती है, सरकार से उस पेंशन को दिलवाने का प्रयास करती है, विधवा पेंशन को। किसी महिला का रेप हो जाए, किसी महिला को तकलीफ है, कोई महिला अपने पति के द्वारा प्रताड़ित है, ठीक है, कोई महिला अपने बच्चे के द्वारा प्रताड़ित है, कोई समाज के द्वारा प्रताड़ित है, ठीक, तो ऐसे महिलाओं के लिए विशेष है, महिलाओं और लड़कियों के लिए ये क्या है, महिलाओं और लड़कियों के लिए यह संस्था है। ठीक है, कौन सा, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, महिलाओं और लड़कियों के लिए यह संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी, फर्स्ट अध्यक्ष, इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो इसकी प्रथम अध्यक्ष जो थी जयंती पटनायक। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक, इसके हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके वर्तमान समय में कौन है इसकी अध्यक्ष, रेखा शर्मा है। पहली अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक थी, कौन थी, जयंती पटनायक। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन पूरा, चारों ऑप्शन हो गया इसमें, बीबी नागरत्ना, रेखा शर्मा, फातिमा बीबी। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किस बोर्ड ने जारी किया, तो इसको जारी किया, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CBSE बोर्ड ने इसको जारी किया। ठीक है, और इस बोर्ड को जारी करने का क्या उद्देश्य है, तो यह क्या है कि यह क्लास 9 से लेके 12 तक के 9 से लेके 12 तक के छात्र और छात्राओं के लिए ऑनलाइन, छात्र और छात्राओं के लिए ऑनलाइन परामर्श सेवा शुरू की गई। ठीक है, छात्र और छात्राओं के लिए ऑनलाइन परामर्श सेवा यह शुरू की गई है, किसके द्वारा, CBSE बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन परामर्श सेवा शुरू की CBSE बोर्ड के द्वारा, जिसमें क्या होंगे, जिसमें छात्र और अभिभावक दोनों शामिल होंगे, छात्र और अभिभावक दोनों क्या होंगे, दोनों शामिल होंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसका आंसर हो गया बी, यानी कि CBSE बोर्ड। पहले का जो भी हमारा क्लास हुआ उसमें सारे ऑप्शन हम डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कब गठन हुआ, इसका कार्य क्या है, ठीक है, CBSE बोर्ड के बारे में जो भी है सारी चर्चा कर चुके हैं। अगर हम किसी ऑप्शन पर चर्चा नहीं करें तो इसका मतलब वो पहले वाले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है कि हाल ही में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा, बिहार। ठीक, तब क्या है एथेनॉल,
एथेनॉल बिहार का है, जो कि राज्य उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इसको क्या किया, शुभारंभ किया है, इसकी शुरुआत की है। कौन, किसने शुरू किया, राज्य उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। और जो बिहार है, जैव ईंधन यानी बिहार किसके तहत, जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत लागू करने वाला क्या है, भारत का पहला राज्य, यानी बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, क्या है, भारत का पहला राज्य, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, एथेनॉल को क्यों लागू किया है, जैव ईंधन 2018 की जो राष्ट्रीय नीति है, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखते हैं इथेनॉल का इस्तेमाल, हम लोग क्या चाहिए, एथेनॉल का इस्तेमाल। देखिए इसमें जो हम बता रहे हैं ना, अब जो बता रहे हैं इसमें हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक, क्योंकि अभी ये चर्चा में है, तो इसलिए देखिए अब एथेनॉल इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इससे रोजगार निर्मित होगा, ठीक। दूसरा, प्रदूषण कम होगा, इससे प्रदूषण कम होगा, ठीक। वर्तमान में एथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल में बायो इथेनॉल का सम्मिश्रण कितना है वर्तमान समय में, तो 6.2% है, ठीक है। यह राष्ट्रीय स्तर पे है, ऐसा नहीं बिहार का, राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, 6.2% है, ठीक। अब सरकार का लक्ष्य क्या है, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए, ठीक है। सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक पेट्रोल में बायो एथेनॉल का मिश्रण 20% का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और भारत में 5.30 हजार बैरल इथेनॉल का उत्पादन होता है, यानी भारत में 5.30 हजार बैरल इथेनॉल का उत्पादन होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में, जो कि भारत से ज़्यादा ही होता है, यूएसए में, ठीक है। इन सब जगहों क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है उत्पादन इथेनॉल का, ठीक है। अब देखिए जो इथेनॉल है ना, तो बिहार जो सरकार है, यानी इथेनॉल का बिहार 12 करोड़ लीटर, कितना, 12 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करता है, ठीक है, उत्पादन करता है। देश में इथेनॉल उत्पादन में, जो कि बिहार का चौथे स्थान पर, देश में इथेनॉल के उत्पादन में बिहार 5वें स्थान पर, ठीक है। और बिहार जो है ना, बिहार 12 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करता है। अब बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है, कि बिहार सरकार का लक्ष्य है
कि हर साल 50 करोड़, हर साल 50 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करना, ठीक है, बिहार सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। अब देखिए इथेनॉल को इस्तेमाल करने से, पेट्रोल में जब इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है तो उससे फ़ायदे भी है। क्या क्या हैं फ़ायदे? कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कितने %? 35% क्या हो जाएगा? कम होगा, 35% कम हो जाएगा। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, ठीक है, उत्सर्जन में क्या आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। फिर से हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी, हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी। फिर एथेनॉल के उत्पादन से, एथेनॉल के इस्तेमाल से क्या होगा कि 35% ऑक्सीजन, 35% ऑक्सीजन जो है ना, 35% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यानी 35% ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक। और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में भी, ऑक्साइड के उत्सर्जन में भी क्या होगी? कमी आएगी, ठीक है, किसके? नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या देखते हैं हम लोग, एक चीज़ देखते हैं, क्या इथेनॉल जो है ना, असम सरकार, कौन? यानी कि असम, ठीक, इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दी गई, ठीक है। असम सरकार जो है ना कि इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दी है, और यह कब तक होगा? जो कि वैध रहेगा 31 मार्च 2026 तक क्या होगा? वैध रहेगा, 2026 तक वैध रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार असम जो है, असम क्या है? असम जो है भारत का दूसरा राज्य है, भारत का दूसरा राज्य क्या लागू करने वाला है, भारत का दूसरा राज्य है लागू करने वाला, किसको? इसी चीज़ को, ठीक है। अब देखिए, जो जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति है, क्या चीज़? जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति, ठीक है, 2018 की राष्ट्रीय नीति, जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति, इसका क्या है कि ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, क्या है? ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में, ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, ठीक है। क्या चीज़? जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना। देखिए, जो भारत का भी पेट्रोलियम आयात हुआ ना, क्या भारत का पेट्रोलियम का शुद्ध आयात, भारत का पेट्रोलियम का शुद्ध आयात जो 2020 से 2021 में 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। कितना? 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो कि इतना में कितना आया अमेरिकी डॉलर की लागत से? तो कितना? यानी 185 मिलियन मीट्रिक टन, 185 मिलियन मीट्रिक टन था, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ देखिए, इथेनॉल बनता कैसे है? इथेनॉल
कैसे बनता है, एथेनॉल कैसे बनता है आखिर में। ठीक है, हम लोग इसका उपाय तो समझ रहे हैं कि इसका क्या उपयोग है जीवन में, आने वाले समय में, भविष्य में, लेकिन एथेनॉल कैसे बनता है। तो यह मुख्य रूप से गन्ना से। किससे बनेगा, मुख्य रूप से। और दूसरे विकल्प के रूप में क्या देखा गया कि शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी तैयार हो रही, शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी तैयार होता है। ठीक है, यानी कि ये कैसे बनता है इसका, मुख्य रूप से गन्ना से इसका उत्पादन होता है एथेनॉल का। जो कि उसके जगह पे और भी मतलब उपाय अपनाया जा रहा है कि गन्ना के अलावा भी और भी किसी तरह से, तो शर्करा वाली कोई भी अन्य फसल है उससे भी एथेनॉल का क्या होता है, उत्पादन, मतलब एथेनॉल का निर्माण होता है, एथेनॉल का उत्पादन होता है। ठीक है, देखिए इसके नुकसान भी, एथेनॉल के क्या है, एथेनॉल का नुकसान भी है। क्या है एथेनॉल का नुकसान, क्या कि देखिए अब आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होगा, इसका डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगा तो धीरे धीरे अब क्या होगी, गन्ना की अधिक मांग होगी, तो अधिक लोग बोएंगे, क्या गन्ना की मांग बढ़ेगी तो बोई जाएगी अधिक गन्ना। ठीक है, अब जब ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना बोई जाएगी, ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जब गन्ना बोई जाएगी तब इसमें क्या, अब पानी भी ज़्यादा लगेगा, जो कि पानी का दोहन होगा। ठीक है, और भारत की सिंचाई सुविधा भी अभी उतनी अच्छी नहीं है। क्या, भारत की सिंचाई सुविधा अभी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, प्लस देखिए अब भारत की सिंचाई सुविधा भी उतनी अच्छी नहीं है, और भारत के कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे क्या पानी की कमी है, तब अगर उन क्षेत्रों में भी अगर गन्ने का उत्पादन होने लगा तो और ज़्यादा धीरे धीरे आने वाले समय में और भी क्षेत्रों में क्या होगी, पानी की कमी हो जाएगी, अन्य क्षेत्रों में भी। तो क्या होगा, तो यह क्या है, एक तरह से एक जगह नुकसान भी है। देखिए किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं कि अगर आपको कोई ना कोई चीज़ फ़ायदा करेगा तो कोई ना कोई चीज़ नुकसान भी करता है। ठीक है, क्या अगर आपको कोई चीज़ फ़ायदा करता है तो कोई चीज़ आपको नुकसान भी करता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा बिहार। ठीक है, और दूसरा कौन सा राज्य हो जाएगा, इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार और दूसरा राज्य हो गया असम। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन को लक्ष्य को पूरा किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ठीक है, देखिए अगर राज्यों में देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा राज्य स्थान प्राप्त किया था, तेलंगाना। दूसरा कौन सा था, गोवा। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो पहला कौन सा था, अंडमान निकोबार। दूसरा कौन सा हो गया, पुदुचेरी। ठीक है, कौन सा होगा दूसरा, पुदुचेरी। अब हम देखते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग जितना हो सके। ठीक है, क्या रखा है जीवन में, कुछ नहीं रखा है, क्या लेके आए, क्या लेके जाना है, तो सपोर्ट कर दीजिए यार। आपका हो सकता है आपके लिए एक लाइक मायने ना रखता हो, कमेंट मायने ना रखता हो, सब्सक्राइब मायने ना रखता हो, लेकिन आप तो बहुत सारे चैनल किए होंगे, इसे भी कर दीजिए, क्या जाएगा आपका सब्सक्राइब करने, कुछ नहीं है, लेकिन किसी का भला तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को ना हर घर जल योजना का नाम भी दिया गया। क्या, हर घर जल योजना का नाम दिया गया, हर घर जल योजना का नाम दिया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई है, इसको शुरू किया कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब, 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को किया है। ठीक है, और शहरी ग्रामीण क्षेत्र के, यह क्या है, यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए है। ठीक है, यह शहरी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए है। इसका लाभ क्या, कि पानी की सुविधा
पानी की सुविधा ग्रामीण पानी की सुविधा पानी की सुविधा ग्रामीणों के घर घर में उपलब्ध कराना उपलब्ध कराई जाएगी या उपलब्ध हो जाएगी या उपलब्ध कराना। ठीक है, ठीक है, क्या होगा। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि 2024 तक, ठीक है, 2019 में लागू हुआ और 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों तक पानी की पहुंच की व्यवस्था किसके माध्यम से? व्यवस्था को पाइप के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना। ठीक है, क्या है कि 2024 तक इसका लक्ष्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों तक पानी की व्यवस्था जो है ना पाइप के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा विभाग इसकी देखरेख करेगा, जांच करेगा, काम हुआ कि नहीं हुआ, निगरानी करेगा, किसके तहत है? तो यह है पेयजल और स्वच्छता विभाग। पेयजल और स्वच्छता विभाग। ठीक है, और ऊपर से जल शक्ति मंत्रालय। और कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, और 3.27 ग्रामीण परिवारों को वाटर कनेक्शन प्रदान किया। अब तक इस मिशन के तहत कितने ग्रामीण परिवारों को इससे कनेक्ट किया गया? तो 3.27 करोड़ ग्रामीण 3.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों को वाटर कनेक्शन प्रदान किया गया। ठीक है, 3.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों को वाटर कनेक्शन प्रदान किया गया है। ठीक है, जो अभी तक 18.33% ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, क्या है कि 3.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों को वाटर कनेक्शन प्रदान किया गया, जो अब तक 18.33% ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को पानी की सुविधा क्या किया गया? उपलब्ध करा दिया। ठीक है, और जो कि लक्ष्य क्या है कि अभी इसको लक्ष्य है कि 6 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। 6 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, 6 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसी राज्य का 23वां जिला घोषित किया। किसी राज्य का 23वां जिला घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, मलेरकोटला। क्या आंसर हो जाएगा? मलेरकोटला। ठीक है, देखिए पंजाब राज्य, यहाँ का जो सबसे फेमस लोक नृत्य क्या है? तो वह भांगड़ा लोक नृत्य। ठीक है, जो कि क्या है? यह किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा कब किया जाता?
वैसाखी के समय किया जाता है, ठीक है। पुरुषों द्वारा वैसाखी के समय किया जाता है, ठीक है। अब पंजाब क्या है, एक सदनी है। पंजाब क्या है, एक सदनी, ठीक है, जो कि क्या विधानसभा, यानी एक सदनी मतलब क्या है, केवल यहाँ विधानसभा, विधान परिषद नहीं। विधानसभा कितनी सीट है, 117 सीट है। कितनी है, 117 सीट, ठीक है। अब पंजाब में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, पंजाब में लोकसभा की हैं 13 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, ठीक है। पंजाब को ना भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। क्या, पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। क्या, अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाए, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए ये पंजाब राज्य है, ठीक है। तो इसके पंजाब राज्य के उत्तर में क्या स्थित है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से सीमा बनाती है कहाँ, नॉर्थ में। पंजाब जो जम्मू कश्मीर में, पंजाब के नॉर्थ सीमा किससे लगती है, जम्मू कश्मीर से। फिर से नॉर्थ और ईस्ट में, क्या, नॉर्थ और ईस्ट में किससे सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश में पंजाब की। फिर से यहाँ पे चंडीगढ़ स्थित है, कहाँ पे, चंडीगढ़ है साउथ और ईस्ट में। कहाँ पे, साउथ और ईस्ट में चंडीगढ़ स्थित है, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है। फिर से क्या, ईस्ट और साउथ, ठीक है, ईस्ट और साउथ, यानी कि साउथ, और फिर से साउथ और ईस्ट में क्या स्थित है, हरियाणा। पंजाब के साउथ और साउथ ईस्ट में हरियाणा स्थित है। फिर से दक्षिण और पश्चिम, यानी साउथ ईस्ट में क्या है, साउथ और ईस्ट में, दक्षिण और पश्चिम में क्या है, राजस्थान, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम में क्या है, राजस्थान। और पश्चिम की तरफ से किससे सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान से, ठीक है, यानी पाकिस्तान के पंजाब से सीमा बनाता पंजाब राज्य, ठीक है। कितने राज्यों से लगा, एक दो तीन चार राज्यों से सीमा बनाती है, ठीक है। कितने, 4 राज्यों से, ठीक। अब 1966 में विभाजन हुआ था, जो कि क्या हुआ, विभाजन के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब 3 राज्यों का उदय हुआ 1966 में, ठीक है। और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, रुड़की में। कहाँ पे है, रुड़की में स्थित है। कौन सा, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ठीक है। देखिए, पंजाब राज्य में सतलज नदी पर एक बांध है, उस बांध का क्या नाम है, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, जो कि कहाँ पे, पंजाब राज्य के सतलज नदी, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है, जो कि कहाँ, सतलज नदी पर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है इसमें, बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश का, बिलासपुर जिला, ठीक है। यह कब, 1946 में इसकी नींव पड़ी। 1948 में यह कार्य करना प्रारंभ, मतलब बनना शुरू हुआ, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, ठीक। 1962 में बनकर तैयार हुआ, 1962 में बनकर तैयार हुआ। और फिर से 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि तत्कालिक प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन, तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन किया था, ठीक है। क्या कहते हैं, भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन किया था, ठीक। अब देखिए, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 740 फीट है, ठीक है। और लंबाई कितनी है, 1700 है फीट, लंबाई कितनी है, 1700 फीट है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 1700 फीट है, ठीक है। और ये 2 बांधों को बनाया गया, कैसे, 2 बांधों को, यानी कि इसमें 2 बांध है, कौन सा, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नांगल बांध से मिलकर बना, ठीक है। क्या, भाखड़ा बांध और नांगल बांध से मिलकर बना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई, जल विद्युत का उत्पादन और सिंचाई। यह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान की, पंजाब की,
हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना। ये लाभान्वित राज्य कौन सा है इसमें, तो लाभान्वित राज्य कौन से हैं, तो लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश क्या है, इससे लाभान्वित राज्य। ठीक है, देखिए टिहरी बांध के बाद क्या, टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, लेकिन विश्व का सबसे अधिक ऊंचा, ठीक है, या अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, गुरुत्वी बांध है। ठीक है, यह भारत का टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुत्वी बांध है। ठीक है, तो क्या है, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह गुरुत्वी बांध है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, 134, यानी कि हाल ही में 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची के शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आधार पूनावाला। ठीक है, यह कौन है, तो यह सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। ठीक है, यह क्या है, यह सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। ठीक है, और सीरम इंस्टीट्यूट ने किसका निर्माण किया था, कोविशील्ड का, कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था। ठीक है, किसका, कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन कौन सा कि WHO ने भारत में पाए जाने वाले किस कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो किसको किया है, क्या हो गया, ए हो गया, कौन सा, ए, B.1.617। ठीक है, B.1.6.7 हो गया। ठीक, ये हो गया। यह क्या है, यह डेल्टा स्वरूप है। क्या है, डेल्टा स्वरूप है, जो कि सबसे पहले भारत में पाया गया। क्या पाया गया, सबसे पहले भारत में पाया गया। ठीक है, और यह क्या है, यह कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है। ठीक है, यह कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है। और क्या, यह डबल म्यूटेंट, इसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। ये क्या है, अधिक ट्रांसमिसिबल है, अधिक ट्रांसमिसिबल हैं। ठीक है, अब देखिए इसके क्या है, इसके 3 भाग, इसके 3 रूप हैं, किसके, B.1.617 के। ठीक है, कौन कौन से हैं, B.1.617.1, फिर से B.1.617.2। ठीक है, तीसरा कौन सा, B.1.617.3। ठीक है, अब देखिए जो 1 है ना, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया कप्पा। ठीक है, यह क्या, यह सबसे खतरनाक है, सबसे अधिक खतरनाक है। ठीक है, सबसे अधिक खतरनाक है, जो कि क्या है, इसे डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा वाला। ठीक, अब देखिए ब्रिटेन में पाया गया था, ब्रिटेन में कौन सा पाया, B.1.1
1.7, इसे क्या कहा गया, इसका नाम रखा गया अल्फ़ा। फिर से साउथ अफ्रीका में जो पाया गया उसका नाम है B.1.35.1, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया बीटा, जो कि क्या है, अब इसी का बदला हुआ रूप क्या है, इसका बदला हुआ रूप है K417 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि अब इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेल्टा प्लस, ठीक है, अब इसे डेल्टा प्लस कहा जाता है, ठीक। फिर से साउथ अफ्रीका में एक और पाया गया, कौन सा, P.1 वेरिएंट, इसको क्या कहा गया, इसको गामा, ठीक है। देखिए अब देखेंगे हम लोग क्या WHO के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह क्या है, यह जो है ना एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, किसकी, यूनाइटेड नेशन की संस्था है, यह यूनाइटेड नेशन की संस्था, ठीक है। इसका फॉर्मेशन इसकी कब बना था, इसका निर्माण हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इसके हेड कौन से हैं, इसके हेड हैं टेड्रोस एधनोम, ठीक है, डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, इसके हेड, ठीक है। यह क्या है, यह क्या देख रेख करती है, यह विश्व स्तर पर स्वास्थ्य को देख रेख करती है, उसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, ठीक है, क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, ठीक है, क्या है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि मिशन हौसला किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह शुरू किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, मिशन हौसला का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद करता है, ठीक है। क्या कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब आ गया उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड में एक बदलाव हो गया, क्या, उत्तराखंड के राज्यपाल बदल गए, ठीक है, क्या राज्यपाल, बेबी रानी के इस्तीफा के बाद अब कौन आ गया, अब आ गया गुरमीत सिंह, ठीक है, कहाँ, उत्तराखंड के राज्यपाल होंगे, ठीक है। बेबी रानी ने जब इस्तीफा दे दिया तो उत्तराखंड का नए राज्यपाल कौन बने, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने, ठीक है। अब उत्तराखंड में कुछ झीलें कौन सी, सप्तऋषि कुंड, हेमकुंड साहिब, कहाँ सब, उत्तराखंड में, उसके रूपकुंड झील, ठीक है। अब देहरादून उत्तराखंड के देहरादून में कुछ संस्थाएं स्थित हैं, जैसे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में स्थित है। उसके बाद
दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। फिर से उत्तराखंड के देहरादून में क्या स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख ले, ताकि इससे क्या होगा, इससे होगा धीरे धीरे ये भी हम लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इससे धीरे धीरे हम लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही तक रहेगी। अब इसके आगे का क्लास अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग खुद सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप लोग इसे देख सकें। ठीक है, और हाँ, इसमें कमेंट करके बताइए आप लोग की क्लास कैसी लगी, आप लोग को डिस्कशन कैसा लग रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, या फिर से कुछ और इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी और भी इसमें ऐड किया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।